बेशक मुझे उनसे प्यार है, दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिए और उसमें कुछ और भी जोड़ लीजिए, मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा महसूस करती हूँ। मैं उन्हें अवार्ड फंक्शन में देखती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए उनसे बात करना जरूरी नहीं है, वो पूरी तरह से मेरे दिमाग पर हावी है। मेरे लिए वो काफी स्पेशल है। वो अगर मुझसे ना भी कुछ कहे और ना ही मेरे तरफ देखे तब भी मैं खुश रहूंगी। 1986 में सिमी ग्रेवाल के चैट शो पर रेखा ने यह बयान अमिताभ बच्चन के लिए दिया था। अपने पूरे कैरियर में रेखा का नाम जितेंद्र और विनोद मेहरा समेत कई एक्टर के साथ जोड़ा गया, पर जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था अमिताभ बच्चन। आज 38 साल बाद दोनों ही भले एक दूसरे से बात ना करते हो, पर आज भी रेखा का नाम लिया जाए तो अमिताभ का जिक्र जरूर आता है। आज रेखा के 17वें जन्मदिन पर जानिए उनके पर्सनल अफेयर और शादी कैरियर से जुड़े कुछ किस्से। दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह। अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे रेखा के जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ खास बातें। साल 1976 में अमिताभ और रेखा ने फिल्म दो अनजाने में साथ काम किया। उस वक्त बच्चन सुपरस्टार थे, शादीशुदा थे। वहीं रेखा अपने कैरियर में एक बेहतर किरदार तलाश कर रही थी। शूटिंग के दौरान अमिताभ ने रेखा की खूब मदद की। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था, इंडस्ट्री ने शुरुआत मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। लोग मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन, मोटापे और साउथ इंडियन टोन का बहुत मजाक उड़ाते थे। बाद में मैंने खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया, अच्छी हिंदी बोलना सीखा, फिर मुझे बड़ी फिल्में मिलने लगी। जब मुझे दो अनजाने में अमिताभ के अपोजिट कास्ट किया गया तो मेरे लिए यह यकीन करना काफी कठिन था। मैं उनके सामने ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। वो मेरे लाइफ में इन्फ्लुएंसर की तरह आए और उन्होंने कई ड्रामेटिक चेंज किए। मैंने इससे पहले कभी उनके जैसा कोई नहीं देखा था। 1978 में अमिताभ और रेखा साथ में फिल्म गंगा की सौगंध पर काम कर रहे थे। यह दोनों के साथ छठी फिल्म थी। दोनों के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। ऐसे में आए दिन कई भी तरह की अफवाहें उड़ा करती थी। इसी दौरान एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था, सेट पर एक एक्टर ने रेखा से मिसबिहेव किया तो अमिताभ ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो दोनों के अफेयर की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया। 1980 में डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ड सिलसिला के लिए अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन को कास्ट कर लिया। इस फिल्म को चुपचाप शूट किया गया। सेट पर मीडिया की एंट्री भी बैन थी। हालांकि शूटिंग के दौरान मीडिया के कई आर्टिकल्स में यह दावा किया गया कि अमिताभ और रेखा का अफेयर है। इसकी वजह से अमिताभ और जया की शादी भी टूटने के कगार पर है। सिलसिला की शूटिंग चल रही थी। इसी बीच ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी की। इस शादी में जब रेखा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंची तो तहलका मच गया। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी शरीक हुए थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर चर्चा होने लगी थी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना के बाद एक दिन जया ने रेखा को अपने घर पर डिनर पर बुलाया। जया ने रेखा का खूब आदर सत्कार किया और घर लौटते समय उन्होंने रेखा से बस एक ही बात कही, मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। कहा जाता है कि उस दिन से रेखा को समझ में आ गया कि अमिताभ कभी उनके नहीं हो सकते। मेरे पति है, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में रेखा ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि उनकी पत्नी जया बच्चन को लेकर भी काफी बातें की थी। एक्ट्रेस ने बताया कि वो और जया बच्चन कभी पड़ोसी हुआ करते थे। रेखा ने कहा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल वुमेन है। मीडिया ने जब हमारी इमेज को खराब नहीं किया था तब हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हमारा रिश्ता काफी अलग है। मेरे लिए वो दीदीबाई थी, हैं और हमेशा रहेंगी। बहरहाल 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला फ्लॉप रही और इसके बाद अमिताभ और रेखा ने दोबारा कभी साथ काम नहीं किया। यहाँ तक कि दोनों पब्लिक इवेंट्स में भी एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। साल 1972 में कैरियर की शुरुआत में फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा का नाम जितेंद्र से भी जोड़ा गया। तब शोभा कपूर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी, पर वो अपनी जॉब के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में ही रहती थी। हालांकि जितेंद्र रेखा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने साथी गुरु से कहा, रेखा मेरा अच्छी टाइम पास है। रेखा ने यह सुन लिया और इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। जितेंद्र के अलावा रेखा का नाम नवीन निश्चल, किरण कुमार और राज बब्बर जैसे एक्टर के साथ भी जोड़ा गया था। दोस्तों,
1973 में रेखा का नाम एक्टर विनोद मेहरा से जोड़ा गया। दोनों के अफेयर की काफी चर्चा हुई थी। विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से ही उनका तलाक हो चुका था। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको लेकर घर पहुंचे तो विनोद की मां रेखा को घर से निकाल दिया। इसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में रेखा ने शादी की बात से साफ इनकार करते हुए विनोद को अपना वेल विशर्स बताया था। 80 के दशक में रेखा का नाम संजय दत्त से भी जोड़ा गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रेखा ने संजय दत्त से शादी कर ली है, हालांकि यह अफवाह मात्र थी। 1996 में रेखा ने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी में काम किया। इस दौरान उनका नाम 13 साल छोटे अक्षय कुमार से भी जोड़ा गया। एक दौर में रेखा का नाम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना से भी जोड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरजाना पिछले 43 सालों से रेखा के साथ है। उन्होंने रेखा की हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करना शुरू किया था। बाद में साल 1986 में रेखा ने उन्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। फरजाना रेखा के घर में ही रहती हैं और सिर्फ वो ही है जिन्हें रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत है। वो रेखा की सलाहकार, दोस्त और सपोर्टर भी हैं। खास बात यह है कि फरजाना पुरुषों की तरह कपड़े पहनती हैं, उनकी तरह ही रहती हैं। रेखा के एक रिश्तेदार ने यहाँ तक कह दिया था कि फरजाना और रेखा का रिश्ता हस्बैंड वाइफ जैसा है। यास्मीन उस्मान ने भी रेखा की बायोग्राफी में दावा किया है कि रेखा और फरजाना के बीच एक खास रिश्ता है। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपने बुक यूरेका में भी इस बात का दावा किया था। उन्होंने लिखा था कि रेखा जिस बंगले में रहती हैं, वहाँ फरजाना के सिवाय किसी और को अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। हालांकि इन सभी बातों को अफवाह बताते हुए रेखा ने कहा था, हमारे बारे में जो कुछ भी फैलाया जा रहा है वो बीमार सोच की पैदाइश। आगे रेखा से जुड़े कुछ रियल फैक्ट्स और उनसे जुड़े विवाद के बारे में बात करेंगे, जिसकी पुष्टि रेखा ने खुद की है। रेखा कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में मात्र 3 साल की उम्र में ही माँ ने उन्हें फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम पर लगा दिया था। 1967 में मात्र 13 साल की उम्र में वो पहली बार बम्बई आई। 1 साल बाद उन्हें एक फिल्म में कास्ट किया गया जिनका नाम था अनजाना सफर, और रेखा को इसमें सेकंड लीड के रोल में कास्ट कर लिया गया। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को बिना बताए किस कर लिया और मेकर्स ने इसे शूट भी कर लिया। इस किसिंग सीन की कुछ तस्वीरें लाइफ मैगजीन ने अपने एशियन एडिशन में छाप दी, जिसके बाद अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम्स शेपर्ड ने इंडिया आकर रेखा का इंटरव्यू किया। बाद में इस विवाद ने जमकर तूल पकड़ा, चूंकि रेखा तब नाबालिग थी। ऐसे में यह फिल्म सेंसर बोर्ड में अटक गई। इसे 10 साल बाद 1979 में 2 शिकारी नाम से रिलीज किया गया। पति के निर्धन के बाद लोगों ने रेखा को चुड़ैल तक बुलाया था। 1990 में रेखा ने दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियल मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। रेखा और मुकेश की मुलाकात फैशन डिजाइनर रीमा रमानी ने करवाई थी। वो मुकेश को रेखा का क्रेजी फैन बताती थी। शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, किसी को ब्लेम मत करना। 1996 और 97 में रेखा ने 2 कंट्रोवर्शियल फिल्मों में काम किया था, जो कामसूत्र और आस्था था। ये दोनों ही फिल्में हालांकि फ्लॉप रही, पर इन्होंने रेखा की इमेज को काफी हद तक निगेटिव बना दिया। कामसूत्र को तो रिलीज के वक्त देश में बैन कर दिया गया। इसमें रेखा ने कामसूत्र टीचर का रोल प्ले किया था। वही आस्था में उन्होंने एक ऐसी शादीशुदा महिला का रोल किया जो बाद में प्रोस्टिट्यूटर बन जाती है। इस फिल्म को भी ऑडिशंस ने पूरी तरह से नकार दिया था। रिपोर्टर ने जब उनकी मेकअप आर्टिस्ट डोरिस से बात की तो डोरिस ने कहा था कि हाल ही में रेखा ने जो आईफा अवार्ड पर परफॉर्म किया, उनको देखकर कौन कह सकता है वो 70 साल की हो चुकी है। उनकी एनर्जी आज भी किसी 24 साल की लड़की जैसी है। वो सिर्फ स्टाइल ही नहीं, फिटनेस आइकॉन भी है। महिला होने के बावजूद उनकी खूबसूरती देखकर मैं खुद पगला जाती हूँ, तो आदमियों का तो क्या कहना है। उनसे बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप खींचे चले आए हैं। वो लाइफ में बस एक ही चीज फॉलो करती है, उन्हें हर हाल में खूबसूरत दिखना है। डोरिस ने आगे किसी मैगजीन में के इंटरव्यू में बताया था कि 1994 में जब अपना कैरियर उन्होंने शुरू किया था तो एक दिन अचानक डोरिस के घर पर फोन बजा। सामने से आवाज आई, हाय रेखा, दिस साइड, और कल हम एक फोटो शूट करने जा रहे हैं। आपको मेरे हेयर स्टाइल करना है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं हेयर वॉश करूँ या नहीं। मैंने कहा, अगर आपको शूट के दौरान बाल खुले रखना है तो वॉश कर लीजिए, खुले नहीं रखना चाहती हैं तो स्टाइल करना चाहती हैं तो वॉश मत कीजिए। इतना सुनकर उन्होंने कहा, गुड आंसर।
मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आप कितनी प्रोफेशनल है। आगे रेखा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने कहा इसके बाद जब मैंने उसके साथ काम किया तो उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया। उन्होंने जब अपने मेकअप सूटकेस खोले तो ऐसा कोई आइटम नहीं था जो उनके पास ना हो। बाकी सब आर्टिस्ट तो सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं, वो अपनी स्टाइलिंग खुद ही करती हैं। वो इतनी एडवांस्ड हैं कि उन्हें फैशन की हमसे ज्यादा नॉलेज है, उल्टा हम लोग उनसे सीखते हैं। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में रेखा जी की एक अलग ही फैशन लेकर आई है। बॉलीवुड उन्हें फॉलो करता है। कई मेकर्स हमसे कहते हैं हमें रेखा जी वाला स्टाइलिंग चाहिए। वो इतनी प्रोफेशनल हैं कि उनकी एक फोटो शूट के लिए उनकी 2 फोटो कैप्चर करने पड़ते हैं, पर इसके लिए वो इतना सामान लेकर आती हैं कि पूरा घर उठा लाई हूँ। एक बार सीधा एक रूल है, शूट के दौरान जिस चीज की भी जरूरत हो उनके पास होनी चाहिए। बाकी तो वो इतनी इनोवेटिव है, टिफिन से भी खुद का स्टाइल कर सकती है। रेखा की जिंदगी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जो हर दुख हर तन्हाई के बाद और भी चमक उठी। उन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसी जगह बनाई जो अब तक कोई नहीं ले पाया। आज भी वो जब किसी रेड कार्पेट पर चलती हैं तो उनकी शान देखकर सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी जलन महसूस करती हैं। तो दोस्तों, ये थी रेखा जी की कहानी, एक एक्ट्रेस की कंट्रोवर्सी के बावजूद कभी अपने साइन को खोने नहीं दी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और स्पाइसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए अंजू फैक्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।